तो बच्चों नमस्कार, मैं कृष्णा परिहार आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं यूनिट एंड डायमेंशन के लेक्चर नंबर 3 में। पिछले 2 लेक्चरों में हमने यूनिट डायमेंशंस के बनाना कैसे है फॉर्मूले और एप्लीकेशन क्या है ये सीखा। आज हमने स्पेशल वीडियो इसलिए बनाया हुआ है क्योंकि इसमें एक ऐसे बेहतरीन एप्लीकेशन पे बात करेंगे जिसपे जेईई एडवांस तक के पेपर में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो आज वो एक क्वेश्चन उसका बढ़िया वाला हम यहाँ कराएंगे भी। और आज के एप्लीकेशन का नाम है यूनिट एंड डायमेंशन यूज्ड एज अ रिसर्च टूल। मतलब डायमेंशन की मदद से हम कोई फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। आज का ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। फॉर्मूला मतलब कोई भी जो तुम फिजिक्स के फॉर्मूले पढ़ते हो, जैसे F = ma ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला या फिर टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला। चलो वहीं से शुरू करते हैं। ये फॉर्मूले हम कुछ फिजिकल क्वांटिटीज हमें केवल पता हो उनकी मदद से हम फॉर्मूला बना सकते हैं इस वाले टॉपिक की मदद से। इसीलिए जो एप्लीकेशन है उसका नाम है uses of dimensions as research tool। मतलब डायमेंशन का यूज रिसर्च टूल के तौर पर कैसे होता है। रिसर्च टूल का मतलब क्या हुआ बच्चों कि हम अपनी तरफ से एक फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि ये एक पेंडुलम है। पेंडुलम का होता है समझ रहे हो, एक धागे से एक बॉल को बांध दिया हुआ है और ऐसे फ्री कर दिया लटकाने के लिए। पेंडुलम ये होता है एक पेंडुलम। ठीक, एक बॉल लटकाई ऐसे छोड़ दिए तो ऐसे करती है घड़ी में लगा आता है। तो इसके टाइम पीरियड का फॉर्मूला एक्चुअली आता है, आगे आप पढ़ेंगे 2π√L/g। उसके दूसरे तरीके से हम उससे देखेंगे, लेकिन ये देखने पर ऐसा लगता है कि ये जो पेंडुलम है वो 2 चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है। एक तो ये बॉल जो लटकी हुई है या बॉब कोई भी उसके मास पर। एक ये अगर देखो रस्सी अभी लंबी होती तो ये और ऐसे घूमता, रस्सी छोटी है तो ऐसे घूम रहा है। यानी कि ये इसका जो टाइम पीरियड है, ये चलने का ये चक्कर है, ये डिपेंड कर रहा है लंबाई पर और ये जो वजन लटक रहा है उस पर, तो ये मास पर। देखो एक्चुअली ये फॉर्मूला कर नहीं रहा, लेकिन आपको तो लगेगा ऐसा नहीं, भारी चीज लटका दी जाए रस्सी से तो आपको लोगों को ऐसे जा रही है, हल्की हो तो ऐसे जा रही है। इसीलिए मैंने यहां पर ऐसा कह दिया है कि ये जो घूमना है इसका, ये ऑसिलेट करना है, वो डिपेंड कर रहा है एक तो जो रस्सी है उसकी लंबाई पर और एक जो आपने वजन लटका रखा है उस पर। और उसके अलावा ये डिपेंड कर रहा है जो खींच कौन रहा है इसे, धरती, ग्रेविटी, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी पर। इन 3 चीजों पर डिपेंड कर रहा है किसी भी पेंडुलम का टाइम पीरियड। अब भाई टाइम पीरियड क्या है, टाइम, यानी कि इसकी यूनिट क्या होगी, सेकंड, और डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, टी। तो आपको पता चल गया कि टाइम पीरियड का डायमेंशनल फॉर्मूला टी है और वो डिपेंड किस किस चीज पर कर रहा है, एल पर, एम पर, जी पर। तो इसमें यह कहा जाता है कि हो सकता है एल की पावर 1 हो, 2 हो, 3 हो। ऐसा नहीं है कि लेंथ के केवल 1 पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिपेंड कर रहा हो सकता है कि लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाए, लेंथ के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाए कोई चीज। ऐसे फॉर्मूले हम पढ़ेंगे, इसीलिए हम ये नहीं कह रहे। तो हम कहते हैं कि ये डिपेंड कर रहा है, मान लो लेंथ की कोई भी x पावर पर। आपको ये उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। लेंथ की कोई भी पावर हो सकती है। हो सकता है कि लेंथ बढ़े 1 पावर 1 मीटर, तब लेंथ हो, तब टाइम पीरियड हो 1 सेकंड। लेंथ हो जाए 2 मीटर तो टाइम पीरियड हो जाए 4 सेकंड, तो स्क्वायर टाइम स्पेंड कर जाए। तो ऐसा कुछ भी हो सकता है। इसलिए हमने कहा कि लेंथ की पावर x के डिपेंडेंट है। उसी तरीके से हमने कहा कि मास की पावर y के प्रोपोर्शनल है। अब ये नेगेटिव फ्रैक्शन कुछ भी आ सकती है, ये पावर है। और उसी प्रकार से हमने कहा कि टाइम पीरियड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की पावर z के डिपेंडेंट है। तो इस प्रकार से टाइम पीरियड जो आया आपका वो आ गया m की पावर y के प्रोपोर्शनल, l की पावर x के प्रोपोर्शनल, g की पावर z के प्रोपोर्शनल। और ये प्रोपोर्शनलिटी का अगर हम साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगा देते हैं, तो हम कहेंगे टाइम पीरियड जो है वो k टाइम्स m की पावर y, l की पावर x और g की पावर z है। अब भाई m तो खुद में एक डायमेंशन है और इसके डायमेंशन क्या लिखते हैं, m, और इसकी पावर है y, l लेंथ है जिसके लिए डायमेंशनल फॉर्मूला l है और इसकी पावर x है,
जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, और वेलोसिटी अपॉन टाइम इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, और वेलोसिटी होता है मीटर पर सेकंड, और मीटर पर सेकंड अपॉन में एक और सेकंड है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये मैं पहले ही बता चुका हूं। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला आता है LT माइनस 2 की पावर Z K टाइम्स दैट इज इक्वल टू T, यानी कि टाइम पीरियड जो हो गया मास की पावर Y, लेंथ की पावर X, और LT माइनस 2 की पावर Z के प्रोपोर्शनल आ गया। और अगर मैं इसको और फर्दर लिखता तो ये लिखता K टाइम्स M की पावर Y, इसी प्रकार से L की पावर यहाँ एक X है और यहाँ से एक मल्टीप्लाई में चल रहा है तो ये Z और आ जाएगी, और सेम बेस हैं तो पावर जुड़ जाती हैं, तो हम लिख सकते हैं कि L की पावर X प्लस Z मल्टीप्लाई T की पावर माइनस 2Z है, और कुछ नहीं है, देखो यहाँ आगे कहीं नहीं है, तो फिर हम इसे लिख सकते हैं T की पावर माइनस 2Z, और इसके प्रोपोर्शनल आ गया टाइम पीरियड। अब भाई टाइम पीरियड क्या है, टाइम है, तो उसकी डायमेंशन क्या है, T। तो कुल मिलाकर के हम इसे ये भी लिख सकते हैं कि M की पावर 0, L की पावर 0, T की पावर 1 इज द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड। तो हम इसे लिख सकते हैं M की पावर 0, L की पावर 0, T की पावर 1 इज इक्वल टू K टाइम्स M की पावर Y, ऐसे ही L की पावर X प्लस Z, और ऐसे ही T की पावर माइनस 2Z। और अगर मैं ये कंपेयर करूं इधर से, कांस्टेंट की वैल्यू पे कुछ ध्यान नहीं देते हैं, ऐसा क्यों करते हैं इसको मैं भी समझाऊंगा, लेकिन अभी आप ये समझिए कि M की पावर यहाँ 0 है और यहाँ Y है, तो इसका मतलब क्या Y 0 होना चाहिए, बिल्कुल Y क्या हो गया 0, और ऐसे ही X प्लस जेड है यहाँ L की पावर, और यहाँ 0 है, तो इसका मतलब कि X प्लस जेड इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, बिल्कुल सर। और उसी प्रकार से ये जो है आपका माइनस 2Z, ये किसके बराबर है बच्चों, 1 के बराबर है, तो फिर हम ये लिख सकते हैं माइनस 2Z इज इक्वल टू 1, देन Z इज इक्वल टू माइनस 1/2। तो अब आपको ये पता चल गया Z की वैल्यू माइनस 1/2 है, Y की वैल्यू 0 है, और Z की वैल्यू माइनस 1/2 इधर रखेंगे तो X की वैल्यू आ जाएगी बच्चों कितनी, 1/2। इतनी बात आपको मुझे उम्मीद है समझ में आ गई होगी। यहाँ पर Z की वैल्यू हो गई माइनस 1/2, X की वैल्यू हो गई 1/2। तो आपका टाइम पीरियड देखो Y की वैल्यू 0 आ गई, तो Y की वैल्यू 0 मतलब अब यहाँ पे आ जाओ वापस, इस पे आप देखेंगे Y की वैल्यू 0 रखते ही क्या हो जाएगा, ये टर्म 1 हो जाएगा, यानी कि मास पर डिपेंड नहीं कर रहा। फॉर्मूला में भी देखो आप, मास पर डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक। तो आप ये लिख सकते हैं टाइम पीरियड इज इक्वल टू K टाइम्स, ये वाला टर्म 0 कर दीजिए, और L की पावर 1/2 कर दीजिए, उसी प्रकार से G की पावर Z यानी कि माइनस 1/2 कर दीजिए, तो G की पावर माइनस 1/2 नीचे डिनोमिनेटर में लाएंगे तो प्लस 1/2 हो जाएगी, और इसे लिख सकते हैं K टाइम्स L अपॉन G की पावर 1/2, या फिर लिख सकते हैं K टाइम्स अंडर रूट ऑफ L/G। तो आप देखेंगे टाइम पीरियड का फॉर्मूला भी है 2 अंडर रूट L/G। यहाँ पर ये कांस्टेंट जो है, ये कांस्टेंट हमें एक्सपेरिमेंटली निकालना पड़ता है। डायमेंशन का पहला लिमिटेशन है ये, क्या लिमिटेशन है, वी कांट फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट इन एनी फॉर्मूला। आप इस बात को बड़े ध्यान में रखेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूले से फॉर्मूला तो बन जाता है 2 अंडर रूट L/G। अगर मुझे फॉर्मूला नहीं पता होता तो भी मैं ये लिख सकता था टाइम पीरियड का फॉर्मूला K टाइम्स अंडर रूट L/G, लेकिन ये 2 गड़बड़ कर देगा क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है, और डायमेंशनल फॉर्मूले में कांस्टेंट वैल्यू हम डिफाइन नहीं कर सकते। बाद बाकी फॉर्मूला वैसा का वैसा ही बन के तैयार हो गया, ये आपको समझ में आ गया होगा। ये पहला एप्लीकेशन हो गया, और बढ़िया क्वेश्चन कराता हूं। तो बच्चों चलो अगला फॉर्मूला देखते हैं, और फॉर्मूला है सेंट्रीपिटल फोर्स का, जो होता है mv²/r, ठीक। लेकिन हमें ये सब पता नहीं। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, सेंट्रीपिटल फोर्स एक्चुअली में, या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्चुअली में ये कैसे लगते हैं। आपने कभी देखा होगा बच्चे हैं ऐसे गांव में क्या करते हैं कि रस्सी में ऐसे करके कोई बर्तन बांध लेंगे, ऐसे पानी भर के ऐसे घुमाएंगे, वो बाल्टी और कोई भी बर्तन ऊपर उल्टा भी हो जाता है घूमते में, तो भी उसका पानी नहीं फैलता। और एकदम से जब गाड़ियां रोड पे ऐसे मुड़ती हैं तो आप ऐसे ऐसे करके झुक जाते हैं, साइकिल भी आप मुड़ रहे होते हैं तो ऐसे झुक जाते हैं। तो इन सब में ऐसा इसीलिए हो रहा होता है क्योंकि बाहर की ओर एक फोर्स लग रहा होता है सेंट्रीफ्यूगल बॉडी पर। तो उसके लिए ये फॉर्मूला आता है, हम पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन में, लेकिन ये फॉर्मूला बन के कैसे तैयार होगा ये हम डायमेंशन की मदद से ही सीख लेंगे। एक्चुअली में ये मैंने आपसे पहले ही कहा था, ये जड़ है ये चैप्टर,
इससे पूरे लास्ट तक की चैप्टर के फॉर्मूले हम बना बना के तैयार कर सकते हैं। तो इसीलिए ये फॉर्मूला कैसे बनेगा उसे समझें। देखो, अब कोई भी चीज घूम रही है तो उस पर लगने वाला फोर्स एक तो डिपेंड करेगा उसके मास पर। अब हल्की चीज को ऐसे घुमा रहे हो तो हल्की चीज को आसानी से घुमाया जा सकता है, जब भारी चीज को भाई कठिनाई से घुमाया जा सकता है। लेकिन तो इसीलिए हमने कह दिया कि मास पर डिपेंड कर रहा है। अब मैं ये नहीं कह सकता कि मास की पावर 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, या अभी देखो पिछले वाले केस में वो 1/2 आ गई, इसीलिए मैं कह रहा हूं मास की पावर x के प्रोपोर्शनल आ रहा है फोर्स। इसी प्रकार से मैंने कह दिया कि फोर्स जो है वो प्रोपोर्शनल आ रहा है वेलोसिटी की पावर y की, क्योंकि फोर्स वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल आता है। और ये सब हमें वहां समझ में आने लगेगा। आप अभी भी ये समझो कि जब आप धीमे साइकिल ले जा रहे होते हैं मोड़ पर तो आपको ज्यादा झुकानी नहीं पड़ती, क्योंकि बाहर की तरफ ज्यादा नहीं खिंच रहा होता है। लेकिन अगर आप तेजी से ले जाएं एकदम से तो बाहर की तरफ आप एकदम से निकलेंगे। इसीलिए वेलोसिटी के भी प्रोपोर्शनल होता है फोर्स, क्योंकि बाहर को तब फोर्स ज्यादा लग रहा होता है। तो हम लिखेंगे फोर्स जो है वेलोसिटी की पावर y के प्रोपोर्शनल है। तीसरी चीज ये कि अगर आप देखें कि मोड़ जो है वो वहीं है ऐसे करके, तो हमें ज्यादा कष्ट होगा, ज्यादा बाहर को खींचेंगे और मोड़ एकदम से फैली हुई है। तो रेडियस जो है अगर बड़ी हो जाए या छोटी हो जाए वो हम लेकिन ये समझ सकते हैं कि प्रोपोर्शनलिटी जो है फोर्स की वो इस बात के भी है कि मोड़ की कर्वनेस क्या है या रेडियस क्या है। तो इसीलिए हम लिखते हैं कि रेडियस की पावर z के प्रोपोर्शनल है सेंटीमीटर फोर्स। तो इन तीन चीजों पर डिपेंड कर गया। तो जब ये तीन चीजों पर डिपेंड कर गया तो हम फोर्स के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला जानते हैं कि वो है mlt-2। तो इसका मतलब mlt-2 जो है वो इसके प्रोपोर्शनल करके हमें वैल्यू बराबर करनी है। और प्रोपोर्शनलिटी जब हम कंबाइन करते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, और कांस्टेंट डायमेंशन की मदद से हम पता नहीं लगा सकते, ये भी हमें पता चल गया है। तो फिर हम फोर्स को लिख सकते हैं प्रोपोर्शनल टू m की पावर x, v की पावर y एंड r की पावर z। और अगर हम इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगा देते हैं और ऐसे लिखेंगे m की पावर x, v की पावर y, r की पावर z। आपको मालूम है वेलोसिटी की डायमेंशन और रेडियस मालूम ही है कि लेंथ है, और मास के लिए तो डायमेंशन पता ही है। तो इसीलिए आप लिख सकते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू k टाइम्स m की पावर x, और वेलोसिटी की डायमेंशन क्या हो गई lt-1 की पावर y, और ये रेडियस यानी कि डिस्टेंस ही है तो इसे लिख सकते हैं l टू दी पावर z। ठीक, अगर मैं इसको कंबाइंड करके लिखना चाहूं तो फोर्स जो हो जाएगा वो k टाइम्स m की पावर तो x ही रहने वाली है, लेकिन लेंथ की पावर यहाँ y है और सेम बेस यहाँ पावर z और है, तो मैं लेंथ की पावर लिखूंगा बच्चों y प्लस z। और उसी प्रकार से ये t की पावर माइनस y हो गई है, तो ऐसे ही लिख दूंगा मैं t की पावर माइनस y। और आपको मालूम है कि फोर्स की डायमेंशन क्या है mlt-2। तो आप इसको डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये वैल्यू mlt-2 के डायमेंशन बराबर हो जाएंगे, और कांस्टेंट से हमें कोई लेना देना नहीं, ये तो हम एक्सपेरिमेंट से ही बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो फिर हमें मालूम है कि m की पावर 1 है, l की पावर 1 है, तो फिर x की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए 1 की। ठीक, क्योंकि यहाँ m की पावर x है, यहाँ 1 है, डायमेंशनल वैल्यू तभी जब करेक्ट होंगी तभी फॉर्मूला सही होगा। तो ये कंपैरिजन से मुझे पता चल गया x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, यहाँ से 1 आ गई। ऐसे ही y प्लस z की वैल्यू भी 1 आ जाएगी, और इसी प्रकार से माइनस y की वैल्यू आ जाएगी -2। तो फिर मैं लिख सकता हूँ माइनस वाई इज इक्वल टू -2, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो फिर अगर मैं ये y की वैल्यू यहाँ 2 रख दूंगा तो यहाँ से z की वैल्यू आ जाएगी बच्चों -1। तो आपको तीन वैल्यू मिल गई, एक y की वैल्यू आ गई 2, x की वैल्यू 1 और z की वैल्यू -1। तो इसी तरीके से आपका जो फॉर्मूला है ये f इज इक्वल टू k टाइम्स m की पावर x, v की पावर y, r की पावर z। तो आप इसे लिख सकते हैं फोर्स इज इक्वल टू k टाइम्स m की पावर x, और x की वैल्यू कितनी आई है बच्चों 1, तो हम लिख सकते हैं m। और उसी प्रकार से v की वैल्यू कितनी आई है, v की पावर y है और y की वैल्यू आई है 2, तो हम लिख सकते हैं v की पावर 2, और z की वैल्यू 1 है तो आप लिख सकते हैं r की पावर -1। अब -1 है तो डिनोमिनेटर में ले जा सकते हैं, तो इस प्रकार से ये लिखा जाएगा m v² डिवाइडेड बाई r। और मैंने पहले ही कहा हुआ है कि k जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू डायमेंशन फॉर्मूले से पता लगा नहीं सकते, इस और एक्सपेरिमेंटली पता लगा सकते हैं, और एक्सपेरिमेंटली k की वैल्यू 1 आई थी, इसीलिए ये फॉर्मूला हो गया आपका mv² r।
तो बच्चों डायमेंशन पर हमने 2 क्वेश्चन से हमने ये पता लगाया कि हम कैसे फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। नहीं कर सकते वो ये चीज कि कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, और फॉर्मूला हम पहला ही चैप्टर पढ़ रहे हैं, ड्राइव 5वें चैप्टर का भी कर सकते हैं, ये 5वें का नहीं, फिजिक्स के किसी भी चैप्टर के फॉर्मूला हम ड्राइव कर सकते हैं, कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। और कौन सा फॉर्मूला ड्राइव और नहीं कर सकते वो जरा समझिए। जैसे कि मैंने आपके सामने रखा कि F इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपने 9th में भी पढ़ा हुआ है ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसमें जो जी है ना, ये जी कांस्टेंट है, लेकिन इस कांस्टेंट की डायमेंशन है। देखो पहले जो कांस्टेंट आया था टाइम पीरियड वाले फॉर्मूले में 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी में, यहाँ 2 पाई जो कांस्टेंट था वो यूनिट लेस और डायमेंशन लेस था, लेकिन ये कांस्टेंट डायमेंशन लेस नहीं है। इस कांस्टेंट की डायमेंशन है और वो है m टू दी पावर -1 l टू दी पावर 3 t टू दी पावर -2। तो ये कांस्टेंट डायमेंशन लेस जब ना हो तो फिर हम फॉर्मूले ड्राइव नहीं कर सकते। तो 2 लिमिटेशन ध्यान में रख लो, अपनी अम्मा की कसम खाओ कि कभी भी ऐसा फॉर्मूला ड्राइव नहीं करेंगे जिसमें कांस्टेंट की वैल्यू डायमेंशन लेस ना हो। दूसरी चीज, कांस्टेंट की वैल्यू तो हम अपनी तरफ से धोखा नहीं रखेंगे। ये 2 बातें आपको ध्यान में होनी चाहिए। चलो और जैसे जैसे जरूरत पड़ने पे हम और भी चीज आपको ध्यान में दिलाते रहेंगे। एक और चीज है जिसे कहते हैं कि अगर फोर्स किसी एंगल के प्रोपोर्शनल आ जाए, जैसे एक फॉर्मूला आता है करंट वाला F इक्वल टू BIL sin थीटा, एक करंट कैरिंग वायर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए, 12वीं क्लास का फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला आएगा BIL sin थीटा। लेकिन बच्चों यहां पर साइन थीटा मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि ये एंगल जो है इनके पास यूनिट तो है लेकिन डायमेंशन नहीं है। तो फिर जब ये एंगल वेंगल के प्रोपोर्शनल भी आ जाए फोर्स, तो ये फॉर्मूले भी हम ड्राइव नहीं कर पाते। लेकिन अगर एंगल की वैल्यू मुझे पता चल जाए, ये पता चल जाए कि साइन थीटा एक आने वाला है, तो मैं ड्राइव कर सकता हूं अब इसको। जैसे मैं कहूंगा कि जो फोर्स आता है वो मैग्नेटिक फील्ड की पावर x के प्रोपोर्शनल आ जाता है, और फोर्स जो आता है वो करंट की पावर y के प्रोपोर्शनल, और फोर्स जो आता है वो लेंथ की पावर z के प्रोपोर्शनल आ जाता है। आपको ये मैं क्वेश्चन ट्राई करने के लिए दे रहा हूं, कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताएं। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन आपके सामने, आप मदद से लिख सकते हैं इसमें गूगल से, और ये लिख करके एक फॉर्मूला आप ड्राइव करना। मैं आपको बस ये इसलिए बता रहा था कि जो साइन थीटा आता है ना, एंगल वेंगल आ जाए तब भी हम ये फॉर्मूले ड्राइव नहीं कर सकते। तो 3 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, दूसरी ऐसे फॉर्मूले ड्राइव नहीं कर सकते जहां कांस्टेंट डायमेंशन लेस ना हो, तीसरी ऐसे फॉर्मूले भी नहीं बना सकते जहां एंगल वेंगल आपको दे दिए हों। तो ये 3 बातें आपको गांठ बांध के रखनी है और हमेशा के लिए ध्यान रखनी है। बोलो क्लियर है? ओके, तो फिर मैं अगली चीज पे आता हूं जिसमें आपको फिजिकल क्वांटिटीज ही बदलवा दी जाती हैं। एक ऐसा क्वेश्चन कराते हैं जो पिछली साल 2015 में जेईई एडवांस में आया हुआ है। फिर ऐसे ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए मैंने आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है और उसमें आपको क्वेश्चंस दे रखे हैं, आप ट्राई करें। टेलीग्राम चैनल की लिंक है, आप उसमें डाउट डाल सकते हैं, फिर मैं उसके लिए क्वेश्चन अलग आपसे पूछता हूँ। तो डायमेंशनल एप्लीकेशन पे फॉर्मूले कैसे बनने हैं ये मैंने आपको बता दिया है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा हटके आता है जब कंपटीशन का क्वेश्चन आता है। वहां पर फंडामेंटल क्वांटिटीज जो आप मास, लेंथ और टाइम ले रहे हैं वो ना लेके कुछ और ली जाती है, जैसे कि इस क्वेश्चन में ली गई है कि यहाँ पर आपको कोई भी फॉर्मूला लेंथ और मास के टर्म में बताना है और उनमें यूज करने हैं आपको प्लैंक कांस्टेंट h, स्पीड ऑफ लाइट c, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g। अभी मैंने नाम ले दिए हैं उल्टे सीधे, आप ये देख के कह रहे होंगे जिन्हें क्या ले दिया। देखो मैं आपको बता दूं, डायमेंशन फॉर्मूले तो हमें यूज करने हैं, इनके डायरेक्टली मैं डायमेंशन फॉर्मूले आपके सामने लिखे दे रहा हूँ। जैसे कि प्लैंक कांस्टेंट के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला होता है बच्चों m l की पावर 2 और t की पावर -1। एक्चुअली इस डायमेंशन फॉर्मूले पे डायरेक्टली क्वेश्चन जेईई IIT के पेपर में 1981 में जब शुरुआत हो रही थी तब आया था, यही सीधे सीधे पूछा गया था। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया m l की पावर 2 और t की पावर -1, किसके लिए? प्लैंक कांस्टेंट के लिए। स्पीड ऑफ लाइट स्पीड ही है, तो इसके लिए डायमेंशन फॉर्मूला आपको पता ही है कि LT-1 लिख सकते हैं। और ये तीसरा जो है ना ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका तो अभी बताया है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के लिए आप लिख सकते हैं m की पावर -1, l की पावर 3 और t की पावर -2। तो ये 3 डायमेंशनल फॉर्मूले आपको पता चल गए। तो आपको ये कहना है कि इन तीनों के टर्म में एक बार आपको प्रोपोर्शनलिटी लेंथ की दिखानी है और एक बार मास की दिखानी है। तो देखो जब लेंथ की दिखानी है तो हम क्या करेंगे, m0 l की पावर 1 और t की पावर 0। ये प्रोपोर्शनल है क्या? h और क्या है? c और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g। अब ये पता नहीं कौन कौन सी पावर में है, इसीलिए इनकी पावर x, y और z कर सकते हैं।
ये तब जब हम लेंथ के टर्म में लिखना चाह रहे हैं। अगर हम मास के टर्म में लिखना चाहें तो m की पावर 1, l की पावर 0, t की पावर 0 को भी प्रोपोर्शनल कर सकते हैं किसके, ये जो आपका प्लैंक कांस्टेंट है h इसकी पावर x, और ये जो स्पीड ऑफ लाइट है c इसकी पावर y, और ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो g है इसकी पावर z। बोलो क्लियर है एकदम ठीक। तो देखो बाद में ये करता हूं, पहले हम इनको सॉल्व करते हैं। जब इनको सॉल्व करेंगे तो बच्चों हम लिखते हैं पहले प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन, और वो कितना दे रखा है, किसी के भी प्रोपोर्शनल ले लो आप यहाँ अपनी तरफ से कोई भी मान लो क्वांटिटी l मान लो अभी थोड़ी देर के लिए, ठीक। l के प्रोपोर्शनल ले रहे हैं तो m l स्क्वायर t माइनस 1 की पावर टोटल हो गई x, स्पीड ऑफ लाइट यानी एल टी माइनस 1, और इसकी पावर हो गई y, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g यानी m की पावर -1, l की पावर 3 और t की पावर -2, और इसकी पावर हो गई z। ठीक, l के प्रोपोर्शनल लेके चलना है। हो सकता है क्या क्वेश्चन है इसमें दोनों के प्रोपोर्शनल लेना, एक बार l के और एक बार m के, तो m और l दोनों के साथ लेके चलता हूँ, ठीक। तो अब इसको और लिखोगे तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओ, कांस्टेंट लगाओ, ठीक। तो कांस्टेंट लग गया, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अगर आप m की वैल्यू पूरी एक्सपेंड करके लिखें तो यहाँ m की पावर 1 और उसके ऊपर x चढ़िए तो हम लिखेंगे m की पावर x, और यहाँ पर -1 है और उस पर z है तो लिख देंगे m की पावर x और -z, क्योंकि बेस सेम है m तो पावर जुड़ जाती हैं, तो m की पावर हो गई x माइनस z। और उसी प्रकार से l की पावर यहाँ 2 है और ऊपर x लगी है तो ये हो गई l की पावर 2x, और इधर से यहाँ पर 1 है और यहाँ y लगी है तो प्लस y, बेस सेम चल रहा है, और इधर से l की पावर 3 है और यहाँ z लगी है तो प्लस 3z, और इस प्रकार से ये l की पावर हो गई इतनी, m की पावर हो गई इतनी, और कौन रह गया है अब t, तो t की पावर भी देख लीजिए, यहाँ -x है, यहाँ -y हो गया, और यहाँ -2z, यहाँ -x -y और -2z, और इसको एक बार आप m की पावर 1 के प्रोपोर्शनल दिखा सकते हैं और एक बार l की पावर 1 के प्रोपोर्शनल दिखा सकते हैं, बाद बाकी सब 0। तो एक बार जब हम मास के टर्म में लिखेंगे एक तरफ लेंथ के टर्म में लिखेंगे, तो पहले मैं लिख ले रहा हूं बच्चों मास के टर्म में, फिर इस तरफ लिख ले रहा हूं आपका लेंथ के टर्म में। जब मास के टर्म में लिखूंगा तो x माइनस जेड की वैल्यू 1 लिखूंगा, जब लेंथ के टर्म में लिखूंगा तो इस वैल्यू की वैल्यू 1 लिखूंगा। तो ठीक, मास के टर्म में लिखते समय x माइनस जेड आपका कितना आ गया बच्चों, 1 आ गया, और उसी के साथ ये जो वैल्यू है ना 2x प्लस वाई प्लस 3z, ये वैल्यू 0 और ये वैल्यू भी 0, क्योंकि हम अभी मास के टर्म में लिख रहे हैं, यानी कि 2x प्लस वाई प्लस 3z ये 0, और ऐसे ही ये भी 0, यानी कि -x माइनस वाई माइनस 2z ये भी 0। तो ये एक इक्वेशन मास के टर्म में जब लिख रहे हैं इस क्वांटिटी को तब बनाई मैंने। एक बार जब लेंथ के टर्म में लिखते हैं तब बनाता हूँ। जब लेंथ के टर्म में लिखूंगा बच्चों तो ये x माइनस जेड की वैल्यू तो 0 रहेगी, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ लेंथ की बात हो रही है, ठीक। तो यहाँ पर हो गया x माइनस जेड 0, और ये वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगी, ये लेंथ के बारे में चल रहा है, तो ये हो जाएगा आपका 2x प्लस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 1, और ऐसे ही -x माइनस वाई माइनस 2z ये वैल्यू फिर से 0 के बराबर। एक बार मास के टर्म में सॉल्व करो, एक बार लेंथ के टर्म में सॉल्व करो, तब फिर हम देखते हैं यहाँ पर जब हम मास के टर्म में लिखेंगे तो x की वैल्यू आ गई 1 प्लस जेड। थोड़ा सॉल्व छोटा छोटा लिख रहा हूँ, आप ध्यान देना एकदम से, और सॉल्व आपने जल्दी जल्दी खुद भी करते रहो इक्वेशंस को, ठीक है। स्क्रीन पॉज करके सॉल्व करके डायरेक्टली आया करो, क्योंकि आप देखते रहोगे तो इससे आपकी ना तो क्रिएटिविटी बढ़ेगी ना फिर सॉल्विंग पावर बढ़ेगी। देखो x की वैल्यू यहाँ 1 प्लस जेड रखो, ये जेड है, तो जेड रखने पर ये हो जाएगा 2 प्लस 2z प्लस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 0, और अगर मैं इसमें रख दूं तो -1 माइनस जेड और -2z, ये हो गया माइनस के 3z, और -1 को उधर भेजो तो +1, और यहाँ -y है ही, तो -y इज इक्वल टू 1, और इसको और हम कैसे लिख सकते हैं 2z प्लस 3z, ये हो गया 5z, और ये प्लस y और इज इक्वल टू ये 2 को उधर भेज दो -2, इन दोनों को जब जोड़ देंगे तो ये बचेगा यहाँ से 2z, ये y और y कट जाएंगे इज इक्वल टू -1, तो z की वैल्यू आ गई बच्चों माइनस के 1/2। z की वैल्यू 1/2 है, इसको वापस यहाँ पुट कर दें तो x की वैल्यू आ जाएगी प्लस के 1/2, और z की वैल्यू अगर इसमें से किसी इक्वेशन में एक में पुट कर दूँ, यहाँ से पुट कर दे रहे हैं इधर -1/2, तो -1/2 यहाँ पुट करें तो ये माइनस के 5/2 हो जाए, उधर जाके प्लस के 5/2, प्लस के 5/2 -2 में जुड़ेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 1/2।
तो देखो ये 3 वैल्यू आपको मास के टर्म में मिल गई। इसी प्रकार से ये 3 वैल्यू आप लेंथ के टर्म में और फाइंड कर लें। तो देखें लेंथ के टर्म में जब फाइंड करेंगे तो x बराबर z आ गया आपका, और x इक्वल टू जेड हम इस इक्वेशन में रखते हैं तो 2z प्लस 3z 5z प्लस y इज इक्वल टू 1 हो गया एक, और अगर x की वैल्यू यहाँ z रखें तो -z और -2z -3z माइनस y इज इक्वल टू 0, दोनों को जोड़ दो तो ये 2z बचा और ये कट गया, तो 2z इज इक्वल टू 1, तो z की वैल्यू इधर से आ रही है 1/2 और z की वैल्यू 1/2 है तो x की वैल्यू भी 1/2 ही है, और जब z की वैल्यू हम इस दोनों में से किसी में भी पुट करते हैं 1/2 तो ये 1/2 उधर जाके कितने हो जाएंगे 5/2 माइनस के, तो 1 माइनस 5/2 यानी कि y की वैल्यू बचेगी 1 माइनस 5/2 माइनस के 3/2। तो देखो y की वैल्यू आ गई -3/2, z की वैल्यू 1/2, x की वैल्यू 1/2। अब जरा यहाँ पर चेक कर लीजिए एक बार मास के टर्म में और लेंथ के टर्म में। एक बार हम अगर मास के टर्म में लिखना चाहें तो आप देखें जब लेंथ के टर्म में ये बन रहा है और मास के टर्म में ये बन रहा है। तो जब मास के टर्म में लिखें तो देखो मास वाला ये चल रहा है, तो x की पावर कितनी है 1/2, यानी कि मास जो है प्रोपोर्शनल आ रहा है √h के। देखो h की पावर 1/2 चलेगी, x की वैल्यू 1/2 है, तो मास प्रोपोर्शनल आ रहा है √h के। क्या ऐसा ऑप्शन है कोई? नहीं है। देखो फिर दूसरा मास प्रोपोर्शनल आ रहा है c की पावर 1/2, y की वैल्यू 1/2 है मास में, तो c की पावर 1/2, तो एक तो आ रहा है मास प्रोपोर्शनल किसके h की पावर 1/2 यानी कि √h, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। एक बार आ रहा है मास जो प्रोपोर्शनल c की पावर 1/2 यानी कि मास √c के प्रोपोर्शनल आ रहा है, ऐसा ऑप्शन है, ये ऑप्शन सही हो गया आपका। तो मास √c के प्रोपोर्शनल, एक आपका ये दूसरा ऑप्शन सही हो गया। अब आप g की पावर कितनी आ रही है z की वैल्यू -1/2 यानी कि 1/√z, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। तो मास वाले खत्म करते हैं, अब लेंथ वालों पे आते हैं। लेंथ में आप देखें x की वैल्यू कितनी आई है 1/2, यानी कि आपकी लेंथ जो है वो √h के प्रोपोर्शनल है। ऐसा है क्या कोई ऑप्शन? बिल्कुल, ये डी सही हो गया आपका। ठीक, तो ऐसे ही आप ये देखेंगे कि अब x की वैल्यू 1/2 रख ली, y की वैल्यू -3/2, तो -3/2 ऐसा वाला कोई भी इसमें अंडर रूट में ऑप्शन ऐसा चल नहीं रहा, और एक बार z की वैल्यू 1/2 रखेंगे यानी कि g की वैल्यू 1/2 चल रही है, तो लेंथ जो है √g के प्रोपोर्शनल और आ रहा है। तो कुल मिलाकर के ये ऑप्शन सही, ये ऑप्शन सही, इस प्रकार से आपका a, c और ये d, ये 3 ऑप्शन आपके सही हो गए हैं। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जेईई एडवांस 2015 के पेपर में आया था। मल्टीपल चॉइस में ऐसे क्वेश्चन एडवांस में आते हैं जिनमें एक से ज़्यादा करेक्ट ऑप्शन सही हो सकते हैं, और इसमें 3 ऑप्शन सही हैं। तो बच्चों अगर आपने एक आध ऑप्शन इसमें से सही लगा दिया जाता है तो प्रॉपर उसके मार्क्स मिल जाते हैं, जेईई एडवांस में ऐसा होता है। लेकिन अगर आपने एक भी गलत लगा दिया तो आपके सारे के सारे नंबर चले जाते हैं। तो कुल मिलाकर के एडवांस लेवल तक की प्रॉब्लम्स, इससे ज़्यादा टफ आपसे डायमेंशन पर कुछ भी नहीं पूछा जा सकता। यहाँ पर हमने कवर किया हुआ है 9th to 12th तक की सारी चीज़ें, एक ही क्वेश्चन में बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। आपने अगर ध्यान से अगर क्वेश्चन नहीं देखा हुआ है तो प्रॉपर आप दोबारा सॉल्व करें। अगर ऐसे क्वेश्चन आप अभी से सॉल्व करते रहेंगे, मैं गारंटी ले रहा हूँ जब तक आपका एंड होगा तब तक सारे के सारे हम इसी प्रकार इस लेवल पर क्वेश्चन करा लेंगे। आप जेईई के किसी भी एग्जाम या किसी भी कंपटीशन के एग्जाम में बैठेंगे, आपको बड़े मजे से क्वेश्चन आ रहे होंगे। तो मैंने ये डायमेंशन के लिए अलग से वीडियो इसीलिए बनाया हुआ था। अगला मैं यूनिट एंड मेजरमेंट में और कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा, लेकिन डायमेंशन का भाग मैं इसके साथ खत्म कर रहा हूँ।